नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो है ग्रहों की दृष्टियाँ, एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर, ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया आप मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस एपिसोड पे आएँ, ताकि आपको समझने में और आपके कॉन्सेप्ट को आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, बाधा ना आए। ठीक है दोस्तों, तो पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड्स पे आइए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ग्रहों की दृष्टियाँ या एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग अब तक तो ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को ही कंसीडर किया जाता है, उनको मान्यता दी गई है। वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुंडली में ग्रह जब किसी पार्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड होते हैं, जब किसी घर में बैठते हैं, तो जितना असर उनका प्लेसमेंट की वजह से होता है उतना ही असर होता है उनकी दृष्टियों का। ठीक है दोस्तों, ग्रहों का प्लेसमेंट जब किसी भाव में होता है तो कुंडली में उसका जो असर होता है उतना ही असर ग्रहों की दृष्टियों का भी कुंडली में होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज आपको पूरी इसकी डिटेल समझाता हूँ मैं कि ग्रहों की दृष्टियाँ कैसा कैसा असर डालती है, कितनी कितनी दृष्टियाँ होती हैं इनको। तो देखिए, ये टोटल 9 ग्रह हो गए: सूर्य, सन, चंद्रमा, मून, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो इनमें ये जो जितने भी 9 ग्रह हैं, इनको एक दृष्टि तो कॉमन होती है। ये सभी 9 ग्रहों को एक दृष्टि कॉमन होती है, वो है उनकी 7वीं दृष्टि। ठीक है, इन सभी ग्रहों को एक दृष्टि जो होती है, इन सभी ग्रहों की वो कॉमन होती है, वो है 7वीं दृष्टि। यानी ये ग्रह कुंडली में जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7वें घर को ये जरूर देखेंगे। अब जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सबको 7वीं दृष्टि होगी ही होगी। ठीक है, एक कॉमन है। अब इसके बाद एक ग्रह आप देखिए, मंगल, मार्स। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा दृष्टियाँ होती है, तो उसमें आपका आता है मंगल, मार्स। तो मंगल को 3 दृष्टियाँ होती है दोस्तों: चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो होगी क्योंकि वो सबों ग्रहों को होती है, कॉमन है। उसके अलावा चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि मंगल को होती है। यानी 3 दृष्टियाँ हो गई मंगल को। यानी ये अपने घर में जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को पूर्ण प्रभाव से देखेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति, जुपिटर, इनको भी दोस्तों 3 दृष्टियाँ होती है: 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी ये जहाँ बैठेंगे वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को जरूर देखेंगे और अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे, इन्फ्लुएंस डालेंगे, प्रभावित करेंगे उस घर को। फिर दोस्तों शनि, सैटर्न, इनको भी 3 दृष्टियाँ दी गई है: तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं तो कॉमन है, तीसरी और 10वीं। तो शनिदेव कुंडली में जहाँ भी प्लेस होंगे वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को जरूर देखेंगे, वहाँ पे अपना पूर्ण प्रभाव देंगे, उस घर को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। राहु और केतु को, बृहस्पति देव की तरह राहु और केतु को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, राहु और केतु को भी बृहस्पति देव को जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली है, उसी तरीके से राहु और केतु को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली है। यानी ये कुंडली में जहाँ भी प्लेस होंगे वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वें जो घर होंगे, भाव होगा, उसको देखेंगे, उस पर अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य को सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। ठीक है, चंद्रमा को भी सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। मंगल को 3 दृष्टियाँ होती है, मंगल को 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल को 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। बुध को सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं। बृहस्पति को 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं।
शुक्र को भी सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। शनि को 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। राहु और केतु को सेम बृहस्पति देव की तरह इनको भी 3 दृष्टियां मिली हुई है और सेम दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। सूर्य को सिर्फ एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि। चंद्रमा को भी सिर्फ एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि। मंगल को 3 दृष्टियां, 4वीं, 7वीं और 8वीं। बुध मरकरी को भी एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि। बृहस्पति जुपिटर को 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र वीनस को एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि। शनि सैटर्न को 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं। राहु और केतु को 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको कुंडली के माध्यम से भी बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके दिलो दिमाग में रह ना जाए। तो देखिए दोस्तों, ये एक लग्न कुंडली है। मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी मेष लग्न की कुंडली। आप किसी भी लग्न की कुंडली को मान लीजिए, इससे कोई चेंजेस नहीं होंगे। दृष्टियाँ जो रहती है वो ग्रहों की, वो कभी चेंज नहीं रहती। आप किसी भी कोई भी लग्न की कुंडली लीजिए, उसमें जो ग्रहों की दृष्टियाँ होगी वो आपकी सेम रहती है, वो दृष्टियाँ कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, लग्न चेंज होने पे भी दृष्टियाँ चेंज नहीं होती। ग्रहों के प्लेसमेंट चेंज हो सकता है लेकिन उसकी दृष्टियाँ चेंज कभी नहीं होती। तो मान लीजिए मैं यहाँ मेष लग्न की कुंडली को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली मतलब लग्न भाव में आपका नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है दोस्तों, मेष लग्न की कुंडली को मैंने कंसीडर किया। मेष लग्न की कुंडली मीन्स लग्न भाव में नंबर 1 लिखा रहेगा। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग का 1 से लेकर के 12 तक काउंटिंग के नंबर को आप लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो देखिए दोस्तों, लग्न तो चेंज हो सकता है लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हाउस कभी चेंजेस नहीं होते, भाव जो होते हैं वो कभी चेंजेस नहीं होते। हो सकता है कि यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा रहे, 2 नंबर लिखा रहेगा मतलब लग्न भाव में वो हो गया आपका वृषभ लग्न की कुंडली। 3 नंबर भी लिखा रह सकता है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा मिथुन लग्न की कुंडली। 4 नंबर लिखा जा सकता है, वो हो जाएगा कर्क लग्न की कुंडली। लेकिन ये जो हाउस है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा आपका कहलाएगा फर्स्ट हाउस। ठीक है, मैं इसको रोमन में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ये रोमन में जो मैंने लिखा वो क्या कर रहा है, आपका हाउस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। तो लग्न में कोई भी नंबर लिखा रहे, हो सकता है ये सब नंबर आपके चेंज होते रहे, 2, 3 ये सब जो है वो सब चेंज हो सकते हैं। ये अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाउस जो है ये हमेशा फिक्स्ड होंगे, यही रहेंगे, ये कभी चेंजेस नहीं होते। ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये हमेशा सेकेंड हाउस, ये हमेशा थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। क्लियर है दोस्तों? तो अब चलिए दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दृष्टियां। तो देखिए दोस्तों, एक चीज जो सभी ग्रहों में कॉमन है वो है उनकी दृष्टियां, 7वीं दृष्टियां। 7वीं दृष्टियां हर ग्रह को होती है। ठीक है, हर ग्रह को 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि का मतलब होता है कि जस्ट अपने फेस टू फेस जो जगह को देख रहे, जिस प्लेस को देख रहे, वो है आपकी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री पे।
ठीक है। 180 डिग्री पे जो देख रहे हैं जस्ट अपने फ्रंट में, वो होगी उसकी सातवीं दृष्टि। और सातवीं दृष्टि का मतलब क्या हुआ, सभी ग्रहों अपना ग्रह जो होते हैं अपनी से जो उनका सातवीं दृष्टि होता है उस पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं, 100% प्रभाव डालते हैं। तो देखिए अब ये कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, या कैसे ये देखते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ये फर्स्ट हाउस है, मान क्या लीजिए वाकई में ये फर्स्ट हाउस ही है, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली है, ये फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पे आपके सूर्य प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य प्लेस हो जाते हैं, तो सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो क्या है, सातवीं दृष्टि। तो देखिए दोस्तों, जहां जिस हाउस में सूर्य प्लेस्ड है आपको काउंटिंग वहां से करना है, 1 से लेकर 7 तक जो काउंटिंग होगी आपको, जहां पे सूर्य देव बैठे हैं, जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस से आपको काउंटिंग करनी है, यानी उस हाउस से 1 नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सूर्य देव बैठे हैं लग्न भाव में 1 नंबर में, तो अब यहाँ से काउंटिंग चालू कीजिए, गिनती चालू कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं तो यहाँ से आप काउंटिंग चालू कीजिए, इस घर से काउंटिंग चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस हाउस पे 7th हाउस पे सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और ये 7th हाउस को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे, पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 7th हाउस पे अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे सूर्यदेव। 7th हाउस क्या किसके लिए होता है, मैरिज के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, इसके लिए 7th हाउस को देखा जाता है, यानी इस भाव को ये पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे 7th हाउस को। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके सूर्यदेव अगर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप किसी भी ग्रह को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि बुधदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे आपके बुधदेव बैठे हैं 2nd हाउस में, तो बुधदेव को भी क्या होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो देखिए यहाँ से आप काउंटिंग चालू कीजिए, जहाँ बुधदेव बैठे हैं जिस हाउस में प्लेस्ड है वहाँ से काउंटिंग चालू कीजिए। तो देखिए यहाँ प्लेस्ड है 2nd हाउस में, तो यहाँ से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो बुधदेव की जो 7वीं दृष्टि हो रही है वो आपके 8th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, बुधदेव की 7वीं दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, यानी ये 8th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर है, 8th हाउस से रिलेटेड जो भी भाव है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। फिर से काउंट कीजिए, यहाँ देखिए ये बुधदेव मान लिया मैंने 2nd हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया। इनको सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो 1 से 7 तक गिनिए यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7, तो बुधदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ आ रही, 8वें हाउस पे। तो बुधदेव अपनी 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को पूरे 100% क्या करेंगे, उस पर प्रभाव डालेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अब मान लीजिए बृहस्पति देव या शुक्र देव या शनि देव या राहु या केतु, ठीक है, किसी को भी आप एक ग्रह को मान लीजिए। मान लीजिए मैं शुक्र देव को मान ले रहा हूँ, तो ये मान लीजिए यहाँ पे शुक्र देव बैठे हैं, 4th हाउस में आपके शुक्र देव बैठे हैं। ठीक है, शुक्र देव को क्या होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो देखिए अगर यहाँ शुक्र देव बैठे हैं तो गिनती यहीं से स्टार्ट कीजिए काउंटिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी, 100% उस पर अपना क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। क्लियर है दोस्तों। इसलिए जहां भी ग्रह प्लेस हो, जिस भाव में, जिस हाउस में बैठे हो, उस हाउस से ही आपको गिनती स्टार्ट करनी है, काउंटिंग चालू करनी है 1 से 7 तक। अब देखिए, अब ये मैंने अभी तक जो ग्रहों के बारे में बताया उनको तो सिंगल दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अब मैं कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में बता दे रहा हूँ आपको जिनको 3-3 दृष्टियाँ रहती है, जैसे उसमें मंगल है, बृहस्पति है, शनि, राहु और केतु हैं। तो देख लीजिए, देखिए दोस्तों, जैसे
मान लेता हूँ मैं शनिदेव का एग्जाम्पल लेता हूँ। शनिदेव को कितनी दृष्टि होती है? 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अगर मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं लगन में, तो इनको 3 दृष्टियाँ जो होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियाँ इनको मिली हुई है। तो जहाँ शनिदेव बैठे हैं वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पहली दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ेगी? तो पहली दृष्टि होगी तीसरी दृष्टि, तो यहाँ से काउंटिंग चालू कीजिए 1 2 3, यानी शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे पड़ रही है। और 3rd हाउस को पूरे इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, 100% उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। तीसरा, ठीक है, तीसरी दृष्टि, यहाँ शनिदेव बैठे हैं 1st हाउस में, तो यहाँ से 1 2 3 आप काउंट कीजिए। तो 1 2 3 यानी शनिदेव की तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है। ये 3rd हाउस को पूरे प्रभावित करेंगे, 100% उस पर अपना इफेक्ट डालेंगे, प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। अब शनिदेव को दूसरी दृष्टि क्या होती है? 7वीं दृष्टि। ठीक है, शनिदेव को जो दूसरी दृष्टि मिली है वो 7वीं दृष्टि। तो देखिए यहाँ शनिदेव प्लेस है, यहाँ से आप 7 तक गिनती कीजिए, काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी शनिदेव की 7वीं दृष्टि 7वें हाउस पे पड़ रही है, 7th हाउस पे पड़ रही है। तो 7th हाउस को शनिदेव पूरे 100% प्रभावित करेंगे, उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी होती है, 3 दृष्टियाँ मिली हुई है, इसमें तीसरी दृष्टि कौन सी है? 10वीं दृष्टि। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 से लेकर 10 तक, जहाँ बैठे हैं शनिदेव, जहाँ प्लेस्ड है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी शनिदेव 10th हाउस पर भी अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे, 100% 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, अब एक और ग्रह का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मंगल। इनको भी क्या हो, तीन दृष्टियाँ मिली हुई है, 4वीं 7वीं और 8वीं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल यहाँ प्लेस है 3rd हाउस में, मान लीजिए, ठीक है। तो इनको जो 3 दृष्टियाँ मिली हैं वो कौन कौन सी है? 4वीं 7वीं और 8वीं। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए जहाँ मंगल देव बैठे हैं 3rd हाउस में। तो 1 2 3 4, यानी मंगल देव की 4थी दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, यानी 6th हाउस को पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, 100% उस पर अपना इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, मंगल देव को जो दूसरी दृष्टि मिली हुई है वो है 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से फिर 1 से लेकर 7 तक आप काउंट कीजिए, जहाँ मंगल देव बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी मंगल देव की 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, यानी ये 9th हाउस को पूरे इन्फ्लुएंस करेंगे, 100% उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि जो होती है, जो मिली हुई है उनको, वो है 8वीं दृष्टि। तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक आप आउट काउंट कीजिए जहाँ मंगल देव बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मंगल देव की 8वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस पे पड़ रही है। वो 10th हाउस पे अपना पूरा प्रभाव डालेंगे, 100% उस पर अपना इन्फ्लुएंस उस पर डालेंगे और उसको प्रभावित करेंगे 10th हाउस को। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से देखिए दोस्तों, बृहस्पति देव, इनको भी 3 दृष्टियाँ मिली हुई है, 5वीं 7वीं और 9वीं। अब मान लीजिए आप कुंडली में कहीं पे भी बृहस्पति देव को कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 7th हाउस में बृहस्पति कंसीडर कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की कुंडली में ग्रह कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि बृहस्पति देव जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। तो देखिए इनको 3 दृष्टियाँ मिली हुई है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो देखिए जहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो 1 2 3 4 5, यानी बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि 11वें घर में 11th हाउस में पड़ रही है, और वो 11th हाउस पे अपना 100% इफेक्ट डालेंगे, प्रभावित करेंगे। उसके बाद दूसरी दृष्टि जो मिली हुई बृहस्पति देव को वो है 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से फिर 1 से 7 तक काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बृहस्पति देव 1st हाउस पे अपना 100% इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। तीसरी दृष्टि जो बृहस्पति देव की है वो है 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से फिर 1 से 9 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 3rd हाउस पर बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी वो 3rd हाउस को 100% अपना 3rd हाउस पे इफेक्ट डालेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से राहु और केतु भी है, उनको भी आप कुंडली में कहीं पे भी प्लेस कर लीजिए। वहाँ से 1 से लेकर 5 7 9 तक काउंट कीजिए, जहाँ पे 1 से 5 तक काउंटिंग खत्म हो रही है, यानी जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से 5 1 2 3 4 5 काउंट कीजिए, वहाँ पे उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। फिर जहाँ पे राहु देव बैठे वहाँ से 1 से लेकर 7 तक काउंट कीजिए, जहाँ पे 7वीं दृष्टि आएगी, जहाँ पे 7वां नंबर आएगा काउंटिंग में, वो वहाँ पे उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। उसी तरीके से 9वीं दृष्टि। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। ये बस एक बात आपको याद रखना है कि ग्रह जिस भाव में बैठा है
आपको गिनती उस भाव से ही याद करनी है, उस भाव से ही स्टार्ट करनी है, उस भाव से ही आपको 1 कंसीडर करना है और 2, 3, 4, 5 करके आगे के भाव में बढ़ना है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, कभी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। जहाँ ग्रह बैठे हैं गिनती वहाँ से चालू होगी। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, ये जो ग्रहों की दृष्टियाँ हैं उसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है, बहुत कंफ्यूज किया भी गया है लोगों को। अब बहुत से लोग मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि भले ही कुंडली में ग्रह मारक हो, लेकिन अगर उसकी दृष्टि जो है अपने उच्च की राशि पर पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुंडली में, लग्न कुंडली में जो ग्रह योग कारक है उसकी दृष्टियाँ अच्छा रिजल्ट देगी, शुभ परिणाम देगी। योग कारक मतलब जो ग्रह शुभ है आपकी कुंडली में, जो आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ग्रह अगर योग कारक है, शुभ है आपकी कुंडली में, तो उसकी दृष्टियाँ भी शुभ होगी। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ेगी उन भावों को भी वो क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, संवारेंगे। लेकिन अगर ग्रह आपकी कुंडली में मारक है, यानी फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, अनफेवरेबल है, इनिमी है, तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ेगी उन दृष्टियों को, उन हाउसेस को वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। उन हाउसेस से जो भी रिलेटेड रिजल्ट्स है उसको और ख़राब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है। आगे के जैसे जैसे मैं आगे के एपिसोड्स में बढ़ूंगा, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा जैसे जैसे, तो उसमें क्या है, मैं एक एक लग्न कुंडली में कौन कौन सा ग्रह योग कारक है यानी फेवरेबल है और कौन से ग्रह मारक है, इसकी भी चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, फेवरेबल पोजिशन में है, तो उसकी दृष्टियाँ भी शुभ होगी। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ेगी उस ग्रह से, उन भावों से रिलेटेड मैटर में वो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह मारक है, इनिमी है, अनफेवरेबल है, तो उसकी दृष्टियाँ भी आपके लिए अशुभ होगी। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जिन जिन भावों में पड़ेगी उन भावों को वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। अब एक और मिसकंसेप्शन लोगों को है कि अगर मान लीजिए ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप आगे जब जैसे जैसे आप कुंडली को रीड करना सीखेंगे तो इन बेसिक चीज़ों में कम से कम आपसे कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। तो देखिए, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि भले ही ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठा हो, भले ही ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठा हो, लेकिन अगर वो अपनी उच्च की राशि को देख रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों। ठीक है, ग्रह अगर अपनी नीच की राशि में प्लेस्ड है, ग्रह अगर अपनी नीच की राशि में प्लेस्ड है, बैठा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो ग्रह आपकी कुंडली में मारक हो गया, वो अब शुभ नहीं रहा बल्कि अशुभ हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि ग्रह अगर आपकी कुंडली में अपनी नीच की राशि में बैठा है तो वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल नहीं रहा, वो अशुभ हो गया, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। भले ही उसकी दृष्टि अपनी उच्च की राशि पे पड़े, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अपनी उच्च की राशि पे भी उसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेगा, उस भाव को भी वो खराब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका 4 नंबर की राशि है, 4th हाउस है। मान लीजिए यहाँ पे मैं मंगल को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मंगल देव इस कुंडली में, मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, मान लीजिए मंगल देव इस कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 4th हाउस में मान लीजिए मंगल देव इस कुंडली में बैठे हैं। तो एक बात देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको उच्च और नीच की राशि के बारे में बता चुका हूँ। ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, कितने डिग्री पे परम उच्च होते हैं, कितने डिग्री पे परम नीच होते हैं, सबके बारे में मैं आपको पिछले एपिसोड्स वगैरह में जानकारी दे चुका हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि पिछले सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही करंट एपिसोड्स पे आइए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर चीज़ बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर रहे आपको। ठीक है, और अगर आप पिछले एपिसोड को देखते हुए आएंगे तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि मंगल इस कुंडली में, लगन कुंडली में 4th हाउस में बैठा है। तो 4th हाउस किस राशि को मिला है, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। ठीक है, ये 4th हाउस है और यहाँ पे 4 नंबर लिखा, मतलब 4 नंबर की राशि कौन सी है, कर्क राशि। मेष, वृष, मिथुन, कर्क। मेष, वृष, मिथुन, कर्क सीक्वेंस होती है ना, राशि सीक्वेंस में आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 1 से 12 तक सीक्वेंस में आती है। तो चौथे नंबर पर कौन सी राशि आएगी, तो कर्क। तो देखिए दोस्तों,
मंगल देवता कर्क राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, मंगल देवता कर्क राशि में नीच के होते हैं। अब 3 दृष्टियां होती है मंगल देवता को, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहां से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी 4th हाउस जो है, यानी ये जो चौथी दृष्टि जो है मंगल देव की, वो क्या होगी, 7th हाउस पे पड़ेगी। तो 7th हाउस को क्या करेंगे, वो खराब करेंगे। वो भाव जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, यानी मैरिज से, आपके स्पाउस से, बिजनेस पार्टनरशिप से, तो क्या करेंगे, उस हाउस को खराब करेंगे, उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उसको खराब करेंगे। ठीक है, उसके बाद मंगलदेव को जो दूसरी दृष्टि होती है वो है 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मंगलदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे पड़ रही है, और 10th हाउस में कौन सी राशि है, तो 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि मीन्स मकर राशि। तो मंगलदेव मकर राशि में उच्च के होते हैं। मंगलदेव की उच्च की राशि है मकर राशि। ठीक है, लेकिन मंगलदेव प्लेस्ड कहाँ पे हैं, तो कर्क राशि में। तो ये नीच हो गए यहाँ पे, और नीच, इनकी जो नीचता वाली जो दृष्टि है, इनकी जो नीच दृष्टि है वो अपनी उच्च की राशि को देख रही है। ठीक है, मंगल देवता की नीच की दृष्टि से अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर है, 10th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर है, यानी आपका रोजगार, आपका प्रोफेशन, उसको क्या करेंगे, खराब करेंगे, क्योंकि दृष्टि उनकी नीच की है। और नीच की दृष्टि से वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, भले वो उनकी उच्च की राशि हो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुंडली में अगर ग्रह योगकारक है, शुभ है, तभी उसकी दृष्टियाँ भी शुभ परिणाम देगी, और अगर मारक है, अशुभ है, तो उसकी दृष्टियाँ भी अशुभ परिणाम देगी। यहाँ मंगल नीच के होकर बैठे हैं और अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अपनी उच्च की राशि वाले जो घर है उसको फिर भी खराब करेंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे उसमें, क्योंकि प्लेस्ड गलत है, गलत हाउस में है, और गलत प्लेसमेंट के कारण मंगल देवता नीच होने के कारण अब आपकी कुंडली में योग कारक नहीं रहे, ये आपकी कुंडली में अब अशुभ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मंगल देवता की 7वीं दृष्टि पड़ी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अशुभ परिणाम देंगे, क्योंकि अपनी नीच की दृष्टि से अपने अपना 7वीं दृष्टि जो है उनकी नीच की दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। और मंगल देवता की तीसरी दृष्टि हो गई कौन सी, 8वीं। तो यहाँ से काउंट कीजिए, जहाँ मंगल देव बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मंगल देवता अपनी 8वीं दृष्टि से 11th हाउस को देख रहे हैं। और मंगल देवता चूंकि नीच के हैं, तो क्या करेंगे, आपके 11th हाउस को भी वो खराब करेंगे। 11th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर है उस सबको क्या करेंगे, वो खराब कर देंगे, इस हाउस को, इस भाव को खराब कर देंगे। इस भाव से रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें क्या करेंगे, खराब रिजल्ट देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। उसी तरीके से चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपके 10th हाउस में यहाँ पे आपके बैठ गए हैं बृहस्पति देव। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस लग्न कुंडली में 10th हाउस में बृहस्पति देव बैठ गए। ठीक है, 10th हाउस में इस लग्न कुंडली में बृहस्पति देव प्लेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। जैसे मंगल देव कर्क राशि में नीच के और मकर राशि में उच्च के होते हैं, ठीक वाइस वर्सा बृहस्पति देव जो है वो आपके मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति देव को कितनी दृष्टियाँ मिली हैं, 3 दृष्टियाँ, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो अब यहाँ से आप काउंट कीजिए कि इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पे। और बृहस्पति देव क्या है, अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, मकर राशि में नीच की राशि में बैठे हैं। तो क्या हो गए, कुंडली में अब मारक हो गए, अशुभ हो गए। तो क्या करेंगे, अपनी 5वीं दृष्टि इनकी 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो 2nd हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर है, इस भाव को वो क्या करेंगे, इस भाव से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, ये भाव जिन जिन भाव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों पे क्या करेंगे, खराब रिजल्ट देंगे, इस भाव को वो खराब कर देंगे। इस भाव से रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि नीच होके बैठे हैं। इनकी नीच की दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। अब दूसरी दृष्टि मंगल देवता बृहस्पति देवता को होती है 7वीं दृष्टि। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मंगल देवता की
सातवीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस मीन्स ये माता के स्थान, घर, वाहन, मकान माना जाता है, 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति देवता की सातवीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस मीन्स कर्क राशि, यानी बृहस्पति देवता की ये उच्च की राशि है, बृहस्पति देवता की उच्च की राशि है। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ परिणाम देंगे, ठीक है, खराब करेंगे इस घर को। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव नीच के हैं आपकी कुंडली में, अब वो शुभ नहीं रहे बल्कि अशुभ रहे, तो अपनी नीच की दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं। इसलिए 4th हाउस को भी क्या करेंगे, भले ही 4th हाउस जो है ये उनकी उच्च की राशि का हो, लेकिन फिर भी इस हाउस से रिलेटेड मैटर में इस भाव को क्या करेंगे, वो खराब करेंगे, क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि है, ये अब अशुभ है आपकी कुंडली में। अब मंगल देवता की बृहस्पति देवता की तीसरी दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से फिर से काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बृहस्पति देवता की 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है 6th हाउस पे, अपनी नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। तो 9वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ रही है, 6th हाउस पे। तो ये 6th हाउस, छठे भाव से रिलेटेड जो भी मैटर है, छठे भाव, उसको क्या करेंगे, छठे भाव को खराब करेंगे। छठे भाव से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसमें खराब रिजल्ट देंगे, अशुभ परिणाम देंगे। तो क्लियर है दोस्तों, ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि ग्रह भले ही अशुभ हो या अपने नीच की राशि में स्थित हो, लेकिन अगर वो अपनी उच्च की राशि को देख रहा है तो अच्छा परिणाम देगा, फेवरेबल रिजल्ट देगा, शुभ परिणाम देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड करता है इंटायरली कि ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक। अगर योग कारक है तो उसकी दृष्टियाँ भी शुभ होगी, अगर मारक है तो उसकी दृष्टियाँ भी अशुभ होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया उसमें अब कोई कंफ्यूजन आपको रह नहीं गया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई इशू है, कोई क्वेरी है जहां आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। ठीक है दोस्तों, तो बस मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे हर एपिसोड्स को आप देखते रहिए और विश्वास कीजिए बहुत जल्द आप उतने काबिल तो ज़रूर हो जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एक अथाह सागर है, ठीक है, इट विल टेक टाइम, ये कुछ समय लेगा। ये कोई 2 दिन और 1 सप्ताह और 2 सप्ताह की चीज़ नहीं है कि आप पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख गए। ये एक समय मांगता है, ठीक है। उतने काबिल तो आप ज़रूर हो जाएंगे 1-1.5 महीने में, और कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और आपको कोई बेवकूफ़ बना के आपको कोई ज़बरदस्ती रत्न नहीं पहना पाएगा। जिस रत्न की आपकी आवश्यकता नहीं है वो भी आपको नहीं ना पहन लें आप, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं बोलने को बोला जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, लेकिन उनका मेन काम हो जाता है जेम स्टोन बेचना। ठीक है दोस्तों, तो अब वो ऐसे ऐसे स्टोन भी आपको बेच देंगे या दे देंगे, दे क्या देंगे, आई मीन सेल ही करेंगे, जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्द मैं आपको लगन कुंडलियों के बारे में एपिसोड बनाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं अच्छे से आप लोगों के समझ ये स्पष्ट करूंगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में मारक है। तो ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी ही इस टॉपिक को मैं टच करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रह रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ आगे बने भी रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड्स को यहीं विराम देते हैं, और अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।